गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अधिकारों के बारे में। अधिकार विषयक सिद्धांत कौन कौन से हैं, व्यक्ति के अधिकार कौन कौन से हैं, वर्तमान में कौन कौन से अधिकार होने चाहिए और अधिकारों की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, इस बारे में समय समय पर अनेक सिद्धांतों का निर्माण किया गया है और इन्हें ही अधिकार विषयक सिद्धांत कहा जाता है। अधिकारों के संबंध में अनेक सिद्धांत राजनीतिक विचारकों के द्वारा दिए गए हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन जो सिद्धांत है वो है अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। अधिकारों के संबंध में ये सिद्धांत सबसे अधिक प्राचीन है और इसका प्रचलन यूनानियों के समय से ही है। यूनानी राजनीतिक विचारक जो सबसे पहले राजनीतिक विचारक है, राजनीति विज्ञान में सबसे पहले हम यूनानी राजनीतिक विचारकों का ही अध्ययन करते हैं। इनके द्वारा ही सर्वप्रथम अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार मानवीय अधिकार पूर्णतया प्राकृतिक और जन्म सिद्ध है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन विचारकों ने प्राकृतिक सिद्धांत दिया है उनका ये मानना है कि ये अधिकार समाज या राज्य के द्वारा दिए गए नहीं हैं। ये अधिकार प्राकृतिक है और जन्म सिद्ध है, व्यक्ति को जन्म से ही ये प्राप्त हो जाते हैं। जैसा कि आशीर्वाद दम नामक जो विचारक हैं ये कहते हैं अधिकारों के बारे में, अधिकार उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति के अंग होते हैं जिस प्रकार उसकी चमड़ी का रंग। अर्थात जिस तरह से हम मनुष्य से उसकी चमड़ी को अलग नहीं कर सकते, उसी तरह हम मनुष्य से उसके अधिकारों को अलग नहीं कर सकते। इसकी विस्तृत व्याख्या करने या औचित्य बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे तो स्वयं सिद्ध है। अर्थात मनुष्य के अधिकार उसकी चमड़ी की तरह उसके साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए किसी भी बहस में जाने की आवश्यकता नहीं है, इसकी किसी भी तरह से व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। ये अधिकार स्वयं सिद्ध है, अपने आप व्यक्ति को ये अधिकार मिले हुए हैं। प्राकृतिक अधिकारों के विचारकों की अगर हम बात करें कि कौन कौन से विचारक इनकी बात करते हैं, तो उनमें मुख्य हैं हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल्टन, वॉल्टेयर, टॉमस पेन, हर्बर्ट स्पेंसर आदि ऐसे विद्वान हैं जो अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। सामाजिक समझौतावादी जो विचारक हैं जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो, ये इस सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक हैं और इनका मानना है कि प्रारंभ से ही व्यक्ति के कुछ प्राकृतिक अधिकार थे और संविदा या समझौता करते समय अपने इन अधिकारों में से कुछ अधिकार इन्होंने उच्च सत्ता को केवल इसलिए सौंप दिए ताकि उनके शेष बचे हुए अधिकारों की रक्षा हो सके। तो इस तरह से तीनों जो विचारक हैं संविदावादी, तीनों विचारक प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में विश्वास करते हैं। लोक जो एक प्रमुख संविदावादी विचारक हैं, इनके अनुसार सभी मनुष्य स्वतंत्र और विवेकी पैदा होते हैं और समाज में आने के पूर्व ही व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक अधिकार जो है वो व्यक्ति को जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को ये प्राप्त होते हैं। इस सिद्धांत के प्रभाव की अगर हम बात करें तो इस सिद्धांत ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया फ्रांस और अमेरिका की क्रांति को। प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा के आधार पर ही स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की घोषणा की गई और इस सिद्धांत के आधार पर ही वर्तमान समय में भोजन, वस्त्र, निवास, आजीविका आदि के जो प्राकृतिक अधिकार हैं ये प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है इसके आलोचना के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक शब्द ही जो है वो अस्पष्ट और भ्रामक है। प्राकृतिक शब्द में जिस प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किया गया है वह पूर्णतया अनिश्चित और अनेकार्थक है। प्राकृतिक शब्द के
कई अर्थ होते हैं, जैसे कि संपूर्ण ब्रह्मांड है, सृष्टि का वह भाग जहाँ मनुष्य नहीं है वो भी प्राकृतिक अवस्था में आता है। प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, इस संबंध में भी निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वस्तुतः इस सिद्धांत के किसी भी प्रतिपादक ने प्राकृतिक शब्द को स्पष्ट नहीं किया है और प्राकृतिक शब्द की इस अनिश्चितता के कारण ही ये सिद्धांत अनिश्चित और भ्रमपूर्ण हो जाता है। दूसरी, अगर हम इसकी आलोचना करें तो प्रतिपादक प्राकृतिक अधिकारों की सूची पर एक मत नहीं है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे अथवा वर्तमान समय में इस धारणा के अनुसार नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, इस संबंध में विद्वान एकमत नहीं है और इस एकमतता के अभाव में प्राकृतिक अधिकारों की कोई सूची नहीं बनाई जा सकती। इस सिद्धांत के कुछ समर्थक व्यक्तिगत संपत्ति को प्राकृतिक मानते हैं तो अन्य पूर्ण आर्थिक समानता को प्राकृतिक समझते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों की सूची में किन किन अधिकारों को शामिल किया जाए, इस बारे में कोई भी राजनीतिक विचारक एकमत नहीं है। तीसरी हम बात करें, अधिकारों की निरपेक्षता स्वीकार नहीं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार व्यक्ति को प्रकृति की देन है और प्रकृति से ही ये प्राप्त होते हैं और अधिकारों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता। लेकिन व्यवहार में स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों का प्रयोग प्रतिबंधों के साथ ही किया जा सकता है। अगर प्रतिबंध इस पर नहीं होंगे स्वतंत्रता और समानता में, तो ये उच्छृंखलता में परिणत हो जाएगी और समानता केवल एक कल्पना मात्र बनकर रह जाएगी। तो अधिकारों की ये जो निरपेक्षता है इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, अधिकारों पर प्रतिबंध होना आवश्यक है। चौथी, अगर हम बात करें इसकी आलोचना की, तो वो है प्राकृतिक अधिकारों में पारस्परिक विरोध। प्राकृतिक अधिकारों में विरोधाभास का दोष भी पाया जाता है। अधिकारों की निरपेक्षता को स्वीकार कर लेने पर स्वतंत्रता और समानता के अधिकार परस्पर विरोधी हो जाते हैं और इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया जा सकता। पांचवी इसकी आलोचना है, राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसने शक्ति के आधार पर नागरिकों को अधिकारों से वंचित कर दिया है, किंतु वास्तविकता इसके नितांत विपरीत है। राज्य एक शाश्वत संस्था है जिसने अपने कानूनों द्वारा मानवीय अधिकारों का अपहरण नहीं वरन रक्षा की है। वास्तव में राज्य एक प्राकृतिक समुदाय है और कानूनों के बिना अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं है। छठी और इसकी अब अंतिम आलोचना की अगर हम बात करें तो सामाजिक मान्यता के अभाव में अधिकार की कल्पना संभव नहीं है। ये पांचवी आलोचना से ही एक तरह से जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत में समाज से अलग रहकर अधिकारों की कल्पना की गई है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। समाज से अलग रहकर हमारे पास शक्तियाँ हो सकती है किंतु अधिकार नहीं हो सकते, क्योंकि बिना सामाजिक मान्यता के अधिकार का अस्तित्व संभव नहीं हो सकता। वस्तुतः अधिकार तो व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। तो समाज और राज्य के बिना हम अधिकारों की कल्पना नहीं कर सकते। इस प्रकार अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का जिस रूप में प्रतिपादन किया गया है उस रूप में वह सर्वथा अमान्य है। फिर भी प्राकृतिक सिद्धांत को स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि प्राकृतिक सिद्धांत ही है सर्वप्रथम जिन्होंने विश्व में क्रांति लाने का एक तरह से कार्य किया। प्राकृतिक अधिकारों के माध्यम से ही विभिन्न देशों जैसे फ्रांस, अमेरिका आदि में लोगों में जागरूकता उत्पन्न हुई और इन प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणाओं के आधार पर ही विभिन्न देशों के संविधानों में अधिकारों की व्यवस्था की गई है।